अगर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एस्पिरेंट्स हैं और आपका ड्रीम है कि एक दिन आप लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में सीनियर लाइब्रेरी पोजीशन पर वर्क करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम सिर्फ एक वैकेंसी को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज हम एक एक्चुअल रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट को लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड करेंगे। आज की हमारी एडवर्टीजमेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, यानी कि IIT खड़गपुर। लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट है 2026 की। और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें वैकेंसीज कितनी हैं, पोस्ट का पे लेवल क्या होगा, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस जो है वो कैलकुलेट कैसे करना है, एज लिमिट क्या रहेगी, PhD मैंडेटरी है या फिर डिज़ायरेबल है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में क्या क्या होना चाहिए, NOC कब चाहिए, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, हार्ड कॉपी भेजनी है या नहीं भेजनी, और शॉर्टलिस्टिंग कैसे हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त कौन सी मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप LIS यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज एक रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट को सिर्फ एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ के एंगल से नहीं देखना चाहिए। आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट जो है उसको एक करियर रोड मैप की तरह से रीड करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजस्वी और स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी एडवर्टीजमेंट का फर्स्ट पेज जो है वो आपको अभी शो हो रहा है। ये फर्स्ट पेज है, यहाँ से ही शुरू करते हैं। जो ये एडवर्टीजमेंट है ये हमारा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, ये हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर यानी कि IIT खड़गपुर की तरफ से है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। इस एडवर्टीजमेंट का नंबर की अगर हम बात करें तो ये है R/12/2026। अब आप कहेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर हमें जानने की ज़रूरत क्या है। इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए अगर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि जब भी आप वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स दिखती हैं। तो जब आपको या तो आपको थोड़ा आइडिया हो कि आपको कौन सी एडवर्टीजमेंट नंबर का अगर आपको आइडिया होगा तो आप ईजिली उसको ओपन करके देख सकते हैं, वरना आपको कई सारे PDFs ओपन करनी पड़ेंगी और डाउनलोड करनी पड़ेंगी। देन ये एडवर्टीजमेंट जो है 18 अगस्त 2026 को पब्लिश किया गया है। इस रिक्रूटमेंट में लाइब्रेरियन की जो पोजीशन है, लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है। टोटल एक वैकेंसी आपकी एडवर्टाइज की गई है। जो कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी रहेगी, यानी कि कोई भी रिजर्वेशन इस वाली पोस्ट के लिए नहीं है। एडवर्टीजमेंट में लाइब्रेरियन के लिए एक अनरिजर्व्ड वैकेंसी है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। आप एडवर्टीजमेंट देखते ही सिर्फ वैकेंसी नंबर पर फोकस मत कीजिए। सबसे पहले तो देखिए कि पोस्ट का लेवल क्या है। मतलब कि अगर यहाँ पे लेवल देखें तो यहाँ पर पोस्ट का पे लेवल है आपका 14, ठीक है, यानी कि जिसकी जो रेंज है आपकी सैलरी की रेंज है, जो पे मैट्रिक्स, वो 1,42,000 से लेके 2,18,200 तक रहेगी। ठीक है, ये हमें गिवन है। प्लस कुछ हमारे पास इन्होंने बोला हुआ है आपको अदर अलायंस भी मिल जाएंगे जो एडमिसिबल होते हैं। तो ये कोई एंट्री लेवल लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट नहीं है। ये क्लियरली आपको शो हो रहा है कि ये एक सीनियर लेवल लाइब्रेरियन पोजीशन है, और इसी वजह से ही इस पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो भी सीनियर लेवल ही होगा। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि अगर एंट्री लेवल नहीं है तो मतलब कि मेरे लिए तो है ही नहीं। आपको भी तो कल को फ्यूचर में सीनियर लेवल तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है या फिर आप अभी से शुरू कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में सबके लिए है, एंट्री लेवल से लेके सीनियर लेवल तक सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये जस्ट एक एडवर्टीजमेंट में रीड करके आपको बता दूं, ऐसी वीडियो नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, और वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हमारे पास एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अब मास्टर्स डिग्री या तो लाइब्रेरी साइंस में हो या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में हो, लेकिन आज के टाइम पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दोनों कंबाइन हो गए हैं। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा मांगा गया है। तो इसमें क्या है ना कि जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये दोनों कंबाइन करके जो ये स्टार्ट हुआ है हमारा कोर्स, इससे पहले सिर्फ लाइब्रेरी साइंस हुआ करता था, तो इस वजह से इसको सेपरेट दिया हुआ है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर आपके पास लाइब्रेरी साइंस का सेपरेट है, आपने बहुत पहले किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
इन्फॉर्मेशन साइंस है तो भी कर सकते हैं, और दोनों कंबाइन, यानी कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस ही हम करते हैं मोस्टली, हर जगह आई थिंक यही करवाया जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास आगे जो हम बात करेंगे वो पूरा एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो। अब इसके साथ साथ या डॉक्यूमेंटेशन में भी अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। यहाँ से फर्स्ट पॉइंट आपको एंट्री लेवल वालों को भी याद रखनी है कि अगर बाय चांस आपने अभी मास्टर्स नहीं की है और आप प्लान कर रहे हो मास्टर्स की, तो अच्छे मार्क्स लेकर आने की कोशिश कीजिएगा। मतलब मिनिमम 55% तो मार्क्स आपके आने ही मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। या फिर आपकी यूजीसी जो है, यूजीसी के जो पॉइंट स्केल है 7 पॉइंट स्केल, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ग्रेड बी है वो तो आनी ही चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं। इससे अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो चांसेस और भी ज़्यादा अच्छे होंगे आपके लिए। कॉन्स्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए। या इन्होंने देखो पहले ही मेंशन कर दिया कि आपका ऐसा नहीं है कि इन्होंने 55 बोल दिया तो आपने 55 ही लेके आने हैं, ये कम से कम है, मतलब इससे नीचे तो नहीं आने चाहिए। ठीक है, इतना आई थिंक समझ आ गया होगा। तो यहाँ से एक चीज़ बहुत क्लियरली हमें समझ आ गई है कि मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से आप रेलेवेंट क्वालिफिकेशन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अब सिर्फ मास्टर डिग्री होना तो इनफ नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि सीनियर लेवल की जो हमारी ये पोस्ट है तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिएगा ही चाहिएगा। सीनियर लेवल पोस्ट में बिना एक्सपीरियंस के बात नहीं बनती है, बिकॉज अब इस एडवर्टीजमेंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, अब उसी को थोड़ा और ये क्यों हुआ? क्योंकि वैकेंसी जो है, अब मास्टर डिग्री तो बहुत लोगों ने की होगी, अब एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो फिल्टर कर देंगे यहाँ पर ही। मतलब कि जो एप्लीकेशन देने वाला जो स्टेप है ना, एप्लीकेशन सबमिट, तो वहीं पर फिल्ट्रेशन होती है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, ये कुछ नहीं बस फिल्ट्रेशन होती है। तो अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें हमारे पास है मिनिमम 18 ईयर्स, 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये क्या बोला है? ये पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन। कॉलेज लाइब्रेरियन हो या फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन हो, किसी भी रेप्यूटेड लाइब्रेरीज में अगर, तो आपको 18 ईयर्स का कॉलेज या फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन है तो 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपका हो कि आप कॉलेज और असिस्टेंट लाइब्रेरियन नहीं है बल्कि डिप्टी लाइब्रेरियन रहे हैं, जिसका पे स्केल 12 रहा है, पे स्केल 12 याद रखिए 12 लेवल पे, तो आपके लिए थोड़ा कंसेशन हो गया और 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अब। ठीक है, कितने साल का? 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हमारे 2 एक्सपीरियंस में से अगर कोई भी एक एक्सपीरियंस जो हो पाता है वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पर रुककर पहले तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ। ये हमने वर्ड यूज़ किया ना, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन जो एक्सपीरियंस है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस को आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बाद के रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। इसलिए सिर्फ ये काउंट करना कि मैं 18 साल से लाइब्रेरी में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ इनफ नहीं है। आपको एडवर्टीजमेंट के एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी और अपना एक्सपीरियंस को मैच चेक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप, कई बार क्या होता है ना कि आप बिलीव कर रहे होते हैं, आपने डिस्टेंस से कर ली, तो आप वो वाला साल भी इंक्लूड कर लेते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि वो वाला साल इंक्लूड नहीं होगा। आपने बीए पूरी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ही हमने 2 रूट देख लिए। एक तो 18 साल वाला हो गया, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन कॉलेज लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। दूसरा रूट था कि 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो डिप्टी लाइब्रेरियन का और 12 पे लेवल का। ठीक है, तो अगर कोई कैंडिडेट डिप्टी लाइब्रेरियन लेवल पर रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस रखता है तो वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर कैंडिडेट कॉलेज लाइब्रेरियन या फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन तो 18 ईयर का एक्सपीरियंस उसको चाहिएगा। ठीक है, इसीलिए एडवर्टीजमेंट को रीड करते वक्त सिर्फ नंबर मत देखिएगा, आपको ये भी देखना है कि नंबर होना चाहिए। फिर उन्होंने पोजीशन भी बताई आपको कि इस पोजीशन पर आप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन जो है वो भी एक अच्छा रेप्यूटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा लाइब्रेरी में आपका एक्सपीरियंस हो जहाँ पर कंप्यूटर भी अच्छे से अभी वर्क ना कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में अभी भी ऐसी कुछ लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो इन्होंने वो चीज़ भी मेंशन की है। पे लेवल भी इन्होंने मेंशन किया है कि 13 साल के एक्सपीरियंस के लिए आपका पे लेवल भी 12 होना चाहिए पहले से ही, और ये सब इन्होंने बताया कि पोस्ट क्वालिफिकेशन स्टेटस में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, सब कुछ साथ में देखिए। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट की एक लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है कि एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिश्ड वर्क।
ये जो लाइन है ना, देखिए ये लाइन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मतलब है कि रिक्रूटमेंट अथॉरिटी सिर्फ ये नहीं देख रही है कि आपने लाइब्रेरी में कितने साल जॉब की है, वो ये भी देखना चाहती है कि आपने लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है या नहीं किया है, और किया है तो क्या किया है। जैसे कि क्या आपने प्रोफेशनल जो आपका जो प्रोफेशनल करियर है उसमें न्यू लाइब्रेरी सर्विसेज इंट्रोड्यूस की है कोई, या फिर डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप की हो, लाइब्रेरी ऑटोमेशन इंप्लीमेंट किया हो, या ई रिसोर्सेज सर्विसेज इंप्रूव की हो सकता है यूज़र सर्विसेज इनोवेट की हो, रिसोर्स शेयरिंग इंप्लीमेंट की हो, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज जो है वो डेवलप की हो, या रिसर्च सपोर्ट सर्विसेज स्ट्रेंथन की हो, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया हो, यूज़र या फिर यूज़र्स के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन सर्विसेज क्रिएट की हो। मतलब कि जो सीनियर लेवल रिक्रूटमेंट है उसमें सिर्फ ईयर्स ऑफ सर्विसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इम्पैक्ट भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और इसी वजह से एडवर्टीजमेंट में पब्लिश्ड वर्क को ऑर्गेनाइज करने के एविडेंस भी स्पेशली मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो बिल्कुल अभी स्टूडेंट हो, करने की सोच रहे हो, बिगिनिंग लेवल पे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं काम अभी जॉब कर भी रहे हो, तो भी आपके लिए एक लेसन है यहाँ पर जो आपको अपने माइंड में रखना है। वो ये है कि आपके अपने जो करियर का बिगिनिंग है, या फिर जहाँ पर भी आप अपने करियर में हैं, वहाँ से ही अपने प्रोफेशनल अचीवमेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन जरूर कीजिएगा। जो इनोवेटिव वर्क आपने अब किया है उसको डॉक्यूमेंटेशन जरूर रखिएगा, अगर नहीं किया तो करने की कोशिश कीजिए। अगर पब्लिकेशन है उसका प्रॉपर लिस्ट रखिए, प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं अगर आपने कोई तो उनका एविडेंस रखिए कि आपने ये प्रोजेक्ट हैंडल्स किए हैं, जो न्यू सर्विसेज आपने स्टार्ट की हो या तो उनका रिकॉर्ड रखिए, बिकॉज फ्यूचर में सीनियर लेवल रिक्रूटमेंट के टाइम पर ये चीज़ें आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती हैं। ये आपके लिए एक बेस्ट लेसन है यहाँ से, तो ये आपको सीखना है और याद रखना है और अप्लाई करना है। फिर आगे बढ़ते हैं और वो है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन पर। एडवर्टीजमेंट जो है हमारा, इसमें हमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के अंडर दिया हुआ है कि या तो एमफिल हो या फिर पीएचडी हो। देखिए एमफिल अब तो नहीं होती है, तो क्योंकि एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है तो इन्होंने नॉर्मल सी बात है कि भाई उस टाइम पर वो कैंडिडेट ने एमफिल किया हो, क्या पता। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एमफिल मेंशन की गई है। लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन में, या फिर आर्काइव एंड मैन्युस्क्रिप्ट कीपिंग में, इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपके पास या तो एमफिल है या फिर आपकी पीएचडी है, या फिर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी में अगर एमफिल या पीएचडी है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझिए, एक होता है असेंशियल और एक होता है डिज़ायरेबल। ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। असेंशियल का मतलब होता है मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, यानी कि ये तो होनी ही चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। और डिज़ायरेबल का मतलब होता है जो एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस है जो कैंडिडेट के प्रोफाइल को थोड़ा स्ट्रेंथन कर सकती है। मतलब अगर ना भी हो, जो भी आपको डिज़ायरेबल में मांगा गया है, अगर आपके पास वो नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एडवर्टीजमेंट में पीएचडी को डिज़ायरेबल कैटेगरी में रखा गया है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हुआ कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। पीएचडी को मैंडेटरी मत समझिएगा। हमेशा एडवर्टीजमेंट में क्वालिफिकेशन की कैटेगरी चेक कीजिए, असेंशियल है या फिर डिज़ायरेबल है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो एस्पिरेंट्स रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रीड करते वक्त करते हैं। बहुत सारे कई बार क्या होता है, डिज़ायरेबल में कोई चीज़ मांगी गई होती है और कैंडिडेट को लगता है कि ये तो मेरे पास है नहीं, तो वो अप्लाई भी नहीं करते हैं। तो ये आपको डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है असेंशियल और डिज़ायरेबल का। अब एज की बात करते हैं, तो एज हमारे पास प्रेफरेबली बिलो 57 ईयर्स लिखा हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड, ये वर्ड जो है इन्होंने जो बोला गया है प्रेफरेबली, ठीक है, ये आप ध्यान से याद रखिएगा। इसको ब्लाइंडली ये नहीं समझना आपने कि स्ट्रिक्ट इन्होंने बोला कि 57 तक होने चाहिए, फॉर्म इंटरप्रेटेट नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं आपको पढ़ना। प्रेफरेबली 57 का मतलब हुआ बिलो 57, यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्रूशियल डेट के रिगार्डिंग भी क्लैरिफिकेशन आपको बाद में दिया गया है। देखिए इसमें ये है कि जो एज लिमिट है वो ये डिटरमाइन करने के लिए क्रूशियल है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की जो क्लोजिंग डेट है, ये पूरा जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, शॉर्ट लिस्टिंग है, उसका रेलेवेंट जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर 2026 दिया गया है। तो एक्सपीरियंस एज कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ एडवर्टीजमेंट की पब्लिकेशन डेट नहीं देखिएगा, क्रूशियल डेट भी जरूर चेक कीजिएगा। क्रूशियल डेट का मतलब क्या हुआ? क्रूशियल डेट का मतलब हुआ जो लास्ट डेट है वो, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म है, हाँ, कैंडिडेट को जो एडवर्टीजमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म सबमिट की लास्ट डेट है, अब जो भी हमने चीज़ें देखी हैं, अगर वो जो जितनी भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सब, अगर कोई ऐसा सीनियर लेवल कैंडिडेट है हमारे पास जो हमारी वीडियो देख रहा है और वो एलिजिबल है, तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके लिए लास्ट डेट जो है वो है हमारी 17 सितंबर 2026। एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करनी है। एडवर्टीजमेंट में आपको पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ये जो वेबसाइट है इस पे जाएंगे www.iitkgp.ac.in पर। वहाँ पर आपको जॉब्स वाले कॉलम में जाना है एंड देन स्टाफ ओपनिंग, और वहाँ पर आपको ये वाली एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। एडवर्टीजमेंट हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, एडवर्टीजमेंट नंबर जो हमने बताया था उसी नंबर से आप उसको चेक कर सकते हैं। एंड द लास्ट डेट इज 17 सितंबर, जब तक आपको ये अप्लाई कर देना है। अब मेरी एक एडवाइस है, अगर आप एलिजिबल हो तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। ना सिर्फ इस फॉर्म के लिए मैं ये बात बता रही हूँ आपको, किसी भी फॉर्म के लिए अगर आप एलिजिबल होते हैं तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट डेट जो होती है ना उस पर वेबसाइट स्लो हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा आपका ट्रैफिक ज़्यादा होता है, पेमेंट इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर पहले आप अप्लाई कर रहे हैं, पेमेंट इशू आ जाएं तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाद लास्ट डेट में नहीं किया जा सकता। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इंटरनेट इशू हो सकता है, फॉर्म सबमिशन में टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो पहले अगर आप कुछ टाइम पहले, लास्ट डेट से कुछ टाइम पहले अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और लास्ट डेट का वेट करके लास्ट डेट को करते हैं और मिस कर देते हैं, तो वो एक बहुत बैड नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सैड थिंग होगी वो। क्योंकि देखिए लाइब्रेरी में बहुत सिलेक्टेड, बहुत लिमिटेड ही वैकेंसीज आती हैं, बहुत लिमिटेड। तो अगर आप मिस कर देते हो किसी वैकेंसी को तो फिर नहीं पता कि वो चांस कब मिलेगा, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट में क्लियरली कहा गया है कि एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद डिटेल्स में चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होगी। सो लास्ट डेट को अप्लाई करना या लास्ट डेट से पहले अप्लाई करना, ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेशनल्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं कि भाई एप्लीकेशन हम सबमिट कर रहे हैं तो फीस कितनी रहेगी। तो हमारे पास फीस इन्होंने दी है 1000 रुपीज़। एप्लीकेशन की फ़ीस मेंशन की गई है, और जो इन्होंने बताया कि जो पेमेंट है वो आपको SBI नेट बैंकिंग या फिर कोई भी बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग है, ऑल बैंक क्रेडिट कार्ड्स हैं, रुपे डेबिट कार्ड्स हैं, इन सब जो अलग अलग मीडियम्स है इनसे आप पेमेंट कर सकते हो। फीस एक बार अगर आपने दे दी, पे कर दी, तो वो रिफंड नहीं होगी किसी भी सर्कमस्टांस में। ना सिर्फ रिफंड, अगर क्या आप रिजर्व कराने की कोशिश करें कि किसी और एप्लीकेशन या एग्जामिनेशन के सिलेक्शन के लिए आप उसको यूज़ करिए, ऐसा भी नहीं होगा। ये हमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक बार फीस आपने पे कर दी, एग्जामिनेशन या सिलेक्शन के अगेंस्ट कोई भी रिजर्वेशन नहीं की जाएगी। पेमेंट करने की जो डिटेल्स है वो केयरफुली आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक्सपीरियंस से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं, एस्पिरेंट्स ना अक्सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को ना बहुत लाइटली ले लेते हैं। मतलब जिस इंस्टीट्यूट में उन्होंने कोई एक्सपीरियंस लिया वो उसका जो फॉर्मेट है उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। उनको बस लगता है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया ना, काफ़ी है। देखिए इस एडवर्टीजमेंट में ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट से के रिगार्डिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। अब प्रॉपर फॉर्मेट में मतलब क्या हुआ इसका, तो देखिए सबसे पहले तो लेटर हेड, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको इशू किया है, जिस अथॉरिटी ने उसे इशू किया है, उसका लेटर हेड होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डेट ऑफ इशू, किस डेट को इशू किया गया वो सर्टिफिकेट, ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। स्पेसिफिक पीरियड ऑफ वर्क होना चाहिए, मतलब आपने वहाँ पर काम कितना टाइम किया है, किस सैलरी पर किया है, आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन उस पर क्या रहा है। और ये जो इसी के साथ साथ आप जिसने इशू किया है उसको, जिस भी अथॉरिटी ने उस सर्टिफिकेट को इशू किया, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन क्या है वहाँ पर, ये भी वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। सिग्नेचर और स्टैंप, उस जो इशू करने वाली अथॉरिटी वाला पर्सन है उसके आपका सिग्नेचर और स्टैंप भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हैं और एक्सपीरियंस के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं
तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को कैजुअली अपलोड मत कीजिएगा। सर्टिफिकेट को एडवर्टीजमेंट की रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट वेरीफाई जरूर कीजिएगा। अगर सर्टिफिकेट इनकम्प्लीट है तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और अगर आप एलिजिबल नहीं भी हैं, ऐसे आपको ये नहीं करना कि मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं इस वीडियो में, नहीं। अगर आप एलिजिबल नहीं भी हैं तो यहाँ से एक बात आपको याद रखनी है कि जहाँ अगर आप कहीं पर अभी काम कर रहे हैं, अगर आपको कल को एक्सपीरियंस लेटर चाहिएगा वहाँ से, या फिर आप कहीं पर भी हो, मतलब कि या फिर पहले आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं, तो याद रखिएगा फ्यूचर में भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाते वक्त अपने जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है जहाँ से भी किया है, तो उन सब चीज़ों में आपको ये सारी चीज़ें मेंशंस होनी चाहिए। इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं कि सबसे पहले तो लेटर हेड होना चाहिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में से आपका एक्सपीरियंस है। दूसरा, उस किस डेट को वो सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। कितना टाइम तक आपने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ वर्क, कितना टाइम आपने वहाँ पे काम किया है, सैलरी क्या रही थी आपके वहाँ पर, जिस पर्सन ने आपको ये इशू किया है ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनका नाम क्या है, उनका उस ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेशन क्या है, उनके सिग्नेचर, उनके स्टैम्प, ये तो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में होने ही चाहिए। आपके नाम और आपका डेजिग्नेशन भी होना चाहिए, लेकिन ये इसके अलावा ये सब भी बातें होनी चाहिए। ये आपको याद रखनी है। आप जब भी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाओ तो ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमियस बॉडी या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हैं। हो सकता है ना ऐसा कि आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो, तो इस एडवर्टीजमेंट में आपके लिए भी एक पॉइंट है, वो है कि जो नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट है, NOC या फिर विजिलेंस क्लियरेंस आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम में रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया है तो सिलेक्टेड या शॉर्ट लिस्टेड अगर आप हो जाते हो, तो जब इंटरव्यू का टाइम होगा तो उस टाइम पे NOC और विजिलेंस क्लियरेंस प्रोड्यूस आपको वहाँ पे मतलब शो करना पड़ेगा। तो वर्किंग कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए NOC को लास्ट मोमेंट पर मत छोड़िएगा। अपने ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को पहले से ही समझ लीजिएगा जब भी आपको ज़रूरत हो, ताकि तो आपको वो मिल सके। सेम अगर एलिजिबल नहीं भी हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप कहीं पे काम अभी कर रहे हैं और आप कहीं और अप्लाई भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम या सोच रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आपको NOC की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप पहले से ही अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका प्रोसेस है कि NOC अगर मान लो मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे करता हूँ या करती हूँ तो मुझे NOC किस तरह से मिल सकती है, किस तरह से विजिलेंस क्लियरेंस मेरा मुझे मिल सकता है, उस बारे में आप पहले से ही एक आइडिया बना के रखो अपने दिमाग में, ताकि तब जब भी आपको नीड हो आप उसको यूज़ कर सकें। फिर एडवर्टीजमेंट क्लियरली आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि कैंडिडेट को एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले हर फील्ड में एंटर्ड डिटेल केयरफुली चेक करना है। देखिए ये हर एक फॉर्म के लिए है, ना सिर्फ इस वाले के लिए, हर एक फॉर्म के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ना चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन जो होते हैं सभी फॉर्म्स ऐसे अलाउड नहीं करते हैं। कुछ एक फॉर्म है जो ऐसे अलाउड कर देते हैं कि भाई आप के लिए करेक्शन विंडो ओपन होंगी तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो करेक्शन विंडो में भी आप ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बेस्ट तो ये होगा कि सबमिट करने से पहले अपनी नेम अच्छे से चेक कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ अच्छे से चेक कर लीजिए, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सही है या नहीं है, मार्क्स आपने सही से डाले हैं या नहीं है, आपका जो एक्सपीरियंस की डिटेल्स है क्या वो ठीक है, डेजिग्नेशन आपने सही डाला है, इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स अगर आप कहीं पे अभी काम कर रहे हैं तो डेट आप अच्छे से चेक कर लीजिए सारी, ईमेल आईडी आप अपने अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी के थ्रू ही हम कम्युनिकेट करते हैं और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ईमेल आईडी के थ्रू ही होती है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले उनको अच्छे से चेक कीजिएगा तब डालिएगा। पेमेंट डिटेल्स जो है उनको चेक करके मतलब सब अच्छे से करिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अगेंस्ट आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन है जो वो पूरा क्रॉस चेक करके अच्छे से फॉर्म सबमिट करना है, क्योंकि फॉर्म सबमिट करना एक बहुत फर्स्ट स्टेप है आपको उस पोजीशन तक पहुंचने का, तो इसलिए फर्स्ट स्टेप अच्छा होना ही चाहिए, मतलब उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो करेक्ट और एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये अभी मैंने बताया कि ईमेल एड्रेस आप ज़रूर अच्छे से मतलब थोरोली चेक कीजिएगा। वैसे तो आज के टाइम पे हम ऑनलाइन जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो पहले ही हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप ही लॉगिन करते वक्त या फिर रजिस्ट्रेशन करते वक्त सही करेक्शन वहाँ से ही हमें पता चल जाता है कि हमारी सही आई है या नहीं आई है ईमेल। तो
कोशिश कीजिए कि आप सही प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ जो बातचीत होगी या फिर जो कम्युनिकेशन होगी वो ईमेल के थ्रू ही होगी। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए भी आपको जो भी शेड्यूल होगा उसको रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर ही कम्युनिकेट किया जाएगा। इसलिए ईमेल आईडी जो है वो करेक्ट ही दीजिएगा, ऐसी मत दीजिएगा जो आप रेयरली चेक करते हो, मतलब कभी कभी ही चेक करते हो। प्रोफेशनल ईमेल आईडी यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है जब भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद भी रेगुलरली अपनी ईमेल को चेक करते रहिए, कहीं स्पैम में या जंक फोल्डर को भी थोड़ा थोड़ा चेक करते रहिए टाइम टू टाइम, कहीं आपका कुछ इंपॉर्टेंट मेल वहाँ पर तो नहीं आ गया। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हार्ड कॉपी से रिलेटेड है। तो हार्ड कॉपी मतलब देखिए कुछ फॉर्म्स होते हैं जिसमें हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है नो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड, यानी कि एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट को सबमिट नहीं करनी। लेकिन एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने इसमें बोला गया है कि एडवर्टीजमेंट इन्होंने इसी में बोला है कि हार्ड कॉपी तो आपको नहीं देनी, लेकिन हाँ जब आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाता है, ऑनलाइन सबमिट आपने जब फॉर्म किया तो सक्सेसफुल सबमिशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट मतलब निकाल के रख लीजिए रिकॉर्ड के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस का जो टाइम होगा अगर आप हो जाते हैं तो उसका यूज़ आप वहाँ पर करेंगे। तो हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है, लेकिन प्रिंट आउट निकाल के सेव करके रख लें। अगर प्रिंट आउट नहीं भी निकालना है ना तो भी फिर भी मतलब उसके सेव एज अ PDF करके उसको अच्छे से सेव कर लो, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के ईजिली उसको इस्तेमाल कर सकें। एलिजिबिलिटी अगर आपकी फुलफिल करते हो, इसका अब यहाँ से ये समझ लो कि एलिजिबिलिटी अगर आप फुलफिल करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल गई, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग भी जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के रिक्वायर्ड नंबर को क्वालिफिकेशन, सुटेबिलिटी, एक्सपीरियंस के बेसिस पर सिलेक्ट कर सकते हैं, करेंगे वो मतलब करें, ठीक है। और यानी कि देखिए एलिजिबिलिटी फुलफिल करना गारंटी नहीं होता कि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, और शॉर्ट लिस्ट होना ये गारंटी नहीं होता कि आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो पूरा एक मतलब पूरा प्रोसेस ही होता है जिसमें हर स्टेप में कोई ना कोई निकलता है और दूसरा आगे बढ़ता है। तो स्क्रीनिंग से ये पूरा काम होगा। एडवर्टीजमेंट इंस्टीट्यूट को राइट देता है कि जो हमारा एप्लीकेशन है ज़्यादा नंबर में अगर हो जाए तो हो सकता है कि अभी पोस्ट तो एक ही है, लेकिन आपको पता है हमारे अपने यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसी, मतलब पोस्ट एक है लेकिन कैंडिडेट्स तो बहुत सारे हो जाते हैं ना, ठीक है। आप सोच रहोगे कि 18 ईयर का एक्सपीरियंस किसके पास ही मिलेगा, लेकिन होता है, बिलीव मी होता है। 18 ईयर के एक्सपीरियंस वाले भी आपको इस एक वैकेंसी के लिए भी बहुत सारी लाइन में मिल जाएंगे। तो ऐसा मत सोचेगा कि यहाँ पर तो मतलब नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है, होते हैं। तो जब अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस अगर बहुत सारी एप्लीकेशन सबमिट की जाए तो जो हम इंस्टीट्यूट है एडवर्टीजमेंट में ये मेंशन है कि एडवर्टीजमेंट के पास राइट है कि वो डिफरेंट स्क्रीनिंग या सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं, मतलब स्क्रीनिंग करवा सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, या फिर रिटर्न टेस्ट करा सकते हैं, या फिर प्रेजेंटेशन करा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, मतलब डिफरेंट स्टेप्स बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन के पास राइट है। इसीलिए अगर आप अप्लाई कर भी रहे हैं, या फिर ये भी याद रखिएगा कि जब आप फ्यूचर में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ फॉर्म भरकर वेट मत कीजिएगा, प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रखिए। इसी स्पेशली सीनियर लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट, डिजिटल लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रिसर्च सपोर्ट, ई-रिसोर्सेज, ICT, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, एकेडमिक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, AI और लाइब्रेरीज जैसे एरियाज़ पर स्ट्रॉन्ग कमांड रखनी चाहिए। अगर आप अभी स्टूडेंट हो या फिर लाइब्रेरी प्रोफेशनल हो या अपनी लाइब्रेरी प्रोफेशनल की जर्नी में जहाँ कहीं पर भी हो, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे को, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी, क्योंकि हम हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम सिर्फ आपको ये ना कराएं कि भाई एक जॉब दिलानी है, नहीं, हम आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक मिशन है कि हमें फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि आपको कोई कोचिंग या फिर आपको कोई स्पेशल चीज़ ऐसा कुछ कोर्स खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपकी खुद की फाउंडेशन ही इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। और हमारी जो लाइब्रेरी प्रोफेशन है उसमें आप और भी अच्छी सर्विसेज दे सके और उसको और भी ज़्यादा आगे लेकर जा सके।
तो हमारी कोशिश रहती है कि हम हर टॉपिक को बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझा सकें। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टीजमेंट में ही इंस्टीट्यूट के बहुत सारे सेवरल मतलब राइट्स रिजर्व किए गए हैं, जैसे कि एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती, इंस्टीट्यूट के पास राइट है कि वह आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। एडवर्टाइज्ड पोजीशन को फील या फिर नॉट फील भी कर सकता है, मतलब लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं उनको कोई कैंडिडेट पसंद आए तो वो ना भी ले, ऐसा भी हो सकता है। शॉर्ट लिस्टिंग कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस इवॉल्व कर सकता है, मतलब कि सिलेक्शन प्रोसेस है जो उसमें हम मतलब चेंजेस कर सकता है, ये भी इंस्टीट्यूट के पास राइट्स है। और सुटेबल सर्कमस्टांसिस में रेगुलर पोस्ट के इंस्टेड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अपॉइंट कर सकता है। याद रखिएगा, ये राइट इन्होंने पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि रेगुलर पोस्ट के बजाय वो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर भी रख सकते हैं। इसलिए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन यहाँ से जो सीखने को मिलता है वो ये है कि जॉब सिर्फ कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है जॉब के लिए, बल्कि रिक्रूटमेंट इंस्टीट्यूट के राइट्स और कंडीशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको कैंडिडेट कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए एस्पिरेंट को यानी कैंडिडेट को चाहिए कि वो बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी, क्योंकि उसके कंट्रोल में उसकी खुद की प्रिपरेशन ही होती है, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होता है, तो उस पर उसको अच्छे से काम करना चाहिए। यहाँ पर अब आप सोचोगे कि ये सब चीज़ें ये क्यों मेंशन है। देखिए, RTI नाम की एक चीज़ होती है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो कई बार क्या होता है ना कि अगर मान लो कैंडिडेट फुलफिल कर रहा है सब कंडीशंस को, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट ने उसको वो चांस नहीं दिया, तो वो उस कैंडिडेट के पास राइट होता है कि वो उस इंस्टीट्यूट पे केस कर सकता है। लेकिन अगर मान लो ये पहले से ही मेंशन्ड है एडवर्टीजमेंट में ही कि हमारे पास, देखिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये एडवर्टीजमेंट है और ये हमारे इंस्टीट्यूट के राइट है, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। तो कल को अगर कोई कैंडिडेट अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाई है तो वो RTI यानी मतलब वो केस नहीं कर सकता इंस्टीट्यूट पे। ये पॉइंट याद रखिएगा अपना, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग टाइप में आप बात कर सकते हैं इंस्टीट्यूट अपॉइंटमेंट के टाइम या सर्विसेज के दौरान। तो कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स और एंटीसेडेंट्स वेरीफाई करेंगे और कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन सीरियसली होगा। मतलब एक तरह से मैं सिंपल भाषा बताती हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होंगे उस टाइम पे अगर ये देखा गया कि आपका कोई डॉक्यूमेंट फेक है या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपने अपना जो फॉर्म सबमिट किया था उसमें अलग है, यहाँ पर अलग है, या कैंडिडेट ने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया था, तो इंस्टीट्यूशन जो है वो सर्विसेज को टर्मिनेट कर सकता है। मतलब कि ये है कि हो सकता है कि हो सकता है कि आप सिलेक्ट हो गए हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा कि आप सिलेक्ट हो गए हो। तो इन्होंने ये पहले से ही कहा है कि सिलेक्ट होने के बाद भी अगर इन फ्यूचर आपने ज्वाइनिंग कर ली और ज्वाइनिंग करने के बाद भी अगर कभी भी ऐसा कुछ दिखाई पड़ा कि आपने ये जो जॉब है, ये जो पोजीशन है, ये कुछ गलत तरीके से ली गई है, तो जिस टाइम पे भी इस चीज़ को बात का पता चलेगा, डिस्क्लोज होगी ये बात, उसी टाइम पे आपको इंस्टीट्यूट के बाद राइट है कि आपकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसलिए कभी भी फेक एक्सपीरियंस, फेक पब्लिकेशन, फेक सर्टिफिकेट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा। शॉर्ट टर्म में आप फॉर्म क्लियर हो भी जाता है इससे, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में तो आपका करियर रिस्क पे चला जाता है ना। हो सकता है कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो हर एक तरह से ये स्प्रेड हो जाए कि और आपकी जो कैंडिडेचर है वो हर जगह से ही रिजेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। इसलिए थोड़ा कॉन्शियस होकर काम कीजिए। एडवर्टीजमेंट में क्लियरली मेंशन है कि कन्वेसिंग जो है इन एनी मैनर वुड इंटेल डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेचर। अब ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है कन्वेसिंग। क्या होता है ये? सिलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत कीजिएगा। मतलब आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? अब आप ये सोचेंगे किसी की भी रिकमेंडेशन, प्रेशर या फिर इनएप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन के थ्रू सिलेक्शन इन्फ्लुएंस करने की अटेम्प्ट आपके अगेंस्ट जा सकती है। ये बात इन्होंने पहले से ही मेंशन कर दी हमारे फॉर्म में ही, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ना वो सिर्फ यहाँ तक देख कर कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, यहाँ तक मत छोड़ा करिए, पूरा एक बार रीड कीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारी नई फ्यूचर में आप किसी पोजीशन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है वहाँ से। तो कन्वेंसिंग नहीं कर सकते, किसी भी इन्फ्लुएंस, रिकमेंडेशन, ऐसी कुछ कम्युनिकेशन के से बात नहीं बनने वाली। तो अप्लाई ऑनेस्टली, प्रिपेयर सीरियसली एंड सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ठीक है। आर वी क्लियर? नेक्स्ट एक और बात यहाँ पर मैंने देखी, वो है नो इंटर्म इंक्वायरीज विल बी एंटरटेन्ड। क्या है ये?
इसका मतलब हुआ कि एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी। अब एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अननेसेसरी स्टेटस इंक्वायरीज करने से बची, मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन का वेट कीजिए थोड़ा, और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन करके हर 5वें दिन बोल रहे हैं कि हमने अप्लाई किया था तो क्या रहा उसका, हमने अप्लाई किया था तो क्या रहा उसका। तो इन्होंने बोल दिया है कि ऐसा नहीं कीजिए। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो इन्होंने उसके लिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि आप इस ईमेल पर अपना जो क्वेरी है वो डाल सकते हैं और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान रखिए, ये स्पेशली ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। कॉन्टेक्ट है जनरल एलिजिबिलिटी या फिर सिलेक्शन से रिलेटेड अननेसेसरी इंक्वायरीज के लिए एडवर्टीजमेंट में क्लियरली ये बोला गया है, नो इंटरम इंक्वायरीज विल बी इंटरटेन्ड, मतलब कि फॉर्म सबमिट कर दिया, अब इंतजार कीजिए। ओके, ये हमने पूरा फॉर्म हमारा अच्छे से रीड किया। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता सकती थी मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब एंटायर एडवर्टीजमेंट को एक सिंपल से चेकलिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। आप लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अब आपको चेक करना है, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या तो लाइब्रेरी साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दोनों कंबाइन, या डॉक्यूमेंटेशन में। इसी के साथ जो डिग्री आपकी है उसमें 55% मार्क्स कम से कम होने ही चाहिए। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो बी ग्रेड तो कम से कम होनी ही चाहिए। इसी के साथ अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। फिर आते हैं एक्सपीरियंस में। एक्सपीरियंस के दो रास्ते हैं। एक है कि अगर आप किसी भी कॉलेज लाइब्रेरियन हैं या असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं तो आपके पास 18 साल 18 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप कहीं पर डिप्टी लाइब्रेरियन पे लेवल 12 के पोस्ट पर हैं तो आपका एक्सपीरियंस 13 ईयर्स, मतलब यहाँ पे थोड़ा कंसेशन मिल गया, 13 ईयर एक्सपीरियंस होने चाहिए। इसी के साथ एडवर्टीजमेंट में बोला गया है कि इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिश्ड वर्क का रिकॉर्ड भी आपका थोड़ा मेंटेन मतलब होना चाहिए। फिर हमने डिज़ायरेबल को पढ़ा। डिज़ायरेबल में इन्होंने एमफिल और पीएचडी मांगा था। एमफिल होनी चाहिए पीएचडी या तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में हो, या डॉक्यूमेंटेशन में हो, या फिर आर्काइव एरियाज, या फिर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी में अगर है। डिज़ायरेबल का मतलब है अगर ये ना भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। फिर एज में इन्होंने प्रेफरेबली 57 ईयर्स बताया। वैकेंसी ये एक ही है लेकिन इसका लेवल जो है वो 14 लेवल है, मतलब कि आपकी ज्वाइनिंग के साथ ही 1.5 लाख रुपए आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 1.5 प्लस ही हो जाता है वैसे तो 1,44,200 से ये आपकी स्टार्ट है। 2,18,200 तक आपका मतलब रहेगा। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी अलग अलाउंसेस एडमिसेबल जो भी हमारे पास है वो मिलेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन की फ़ीस है 1,000 रुपीज़। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है एंड लास्ट डेट 17 सितंबर है। हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी है, लेकिन कोशिश कीजिएगा प्रिंट आउट रिकॉर्ड के लिए आप रख लें। अगर नहीं भी रखना तो सॉफ्ट कॉपी ही अच्छी जाए। आप जहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट सेव हैं तो वहाँ पर ही सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि मैम मेरे पास तो 18 ईयर का एक्सपीरियंस है ही नहीं या 13 ईयर का एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रोफेशन को लेके सीरियस हैं, तो टेंशन मत लेने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वैकेंसी है आपके लिए इमीडिएट टारगेट नहीं है, ठीक है, मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट आपको ये बता रही है कि आपको अपना करियर किस डायरेक्शन में बिल्ड करना है। आज अगर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर लाइब्रेरी प्रोफेशन आपने बिगिनिंग किया है या फिर अभी मिड में है, ना ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना कम है, ठीक है, तो आपको सिर्फ डिग्री, मेनली अगर आप बिगिनिंग में हैं तो सिर्फ आपको डिग्री के बारे में नहीं सोचना है, आपको लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बिल्ड कीजिए, ठीक है। टेक्निकल टेक्नोलॉजीज़, जो लाइब्रेरी की टेक्नोलॉजीज़ है उनको सीख सकते हैं आप। इसके साथ ही आपका जो बेस है, आपका जो फाउंडेशन है, आपकी जो नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बिकॉज एक सीनियर लेवल लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास एमलिब होनी चाहिए, आपने एमलिब पास कर ली, आपने डिग्री कर ली, वो इनफ है, नहीं। जब आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो आपके सामने वाले आपसे क्वेश्चंस जो पूछेंगे उनके आंसर्स आप देने के लायक आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है।
तो उस नॉलेज को बढ़ाओ। आपको ग्रेजुअली एक लाइब्रेरी लीडर बनना होता है। आप सिर्फ एमली पास कर लिया और आपको कोई एक नौकरी मिल जाए, ऐसे सोच मत रखिए। आपको एक लाइब्रेरी लीडर बनना है, ठीक है। तो अगर लीडर बनना है तो लीडर की क्वालिटीज़ भी आपको इनबिल्ड करनी पड़ेगी, अगर आपको सीनियर लेवल या फिर एक अच्छी पोजीशन चाहिए तो IIT खड़गपुर की ये लाइब्रेरियन वैकेंसी एक सिंपल जॉब एडवर्टीजमेंट से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें बताती है कि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में सीनियर लेवल लाइब्रेरियन का जो रोल है उसके लिए आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारी मास्टर्स थी, आपके पास एक अच्छा नंबर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसी के साथ साथ आप में लीडरशिप और इनोवेटिव प्रोफेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपका होना चाहिए, जो कि ये सब आपके कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ से हमें देखने को मिलता है। अब एक लास्ट एडवाइस आज की इस वीडियो में मैं देना चाहूँगी हमारे सभी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रोफेशनल्स के लिए। एडवर्टीजमेंट को कभी भी सिर्फ एक बार रीड करके अप्लाई मत कीजिए, या फिर एक बार रीड किया और आपने देखा कि अच्छा मैं तो एलिजिबल हुई नहीं और उसको छोड़ दिया। नहीं, पहले एडवर्टीजमेंट को पढ़िए, फिर एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, एप्लीकेशन फिल करना है तो अगर एलिजिबल है तो वो कीजिए, और सबमिट करने से पहले एक बार पूरा दोबारा से उसे वेरीफाई भी कीजिए। बिकॉज रिक्रूटमेंट में कभी कभी प्रॉब्लम नॉलेज की वजह से नहीं आती है, एक छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक की वजह से भी आप एक बहुत अच्छी पोजीशन मिस कर सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एस्पिरेंट हैं तो ऐसे रियल रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट को हम फ्यूचर में भी डिकोड करेंगे, ताकि आपको सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि रियल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो करियर है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसकी भी समझ होती चली जाए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कुछ और बेटर करने का। अपने कोई भी फेलो या फिर कोई भी आपका नोन है जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का एस्पिरेंट है, उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लाइब्रेरी साइंस करियर को सीरियसली बिल्ड कीजिए। मैं आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप हमारे साथ लेने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।